हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी का साइंस का तीसरा चैप्टर रेसों से वस्त्र तक। ठीक है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिए हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। और सारी पिछली वीडियोस को देखने के लिए मैंने 8th की एनसीईआरटी भी आप पढ़ाई है, आप हमारे चैनल की प्ले स्टोर में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे रेसों से वस्त्र तक, इसका मतलब ये है कि जैसे हम रेस से कैसे प्राप्त करते हैं और फिर रेसों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ऊन और रेशम के जो रेशे होते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो ऊन होता है, रेशम होता है, जंतुओं से रेशों से प्राप्त होता है। अब जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ तथा याक की बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, रेशम के फाइबर रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, किससे प्राप्त होते हैं? तो जो रेशम के कीट होता है उसके कोकून जो होता है, कोकून कोकून से, यानी कि कोश से जो है रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं जांतव रेशे, ऊन और रेशम। तो पहले हम देखते हैं जांतव रेशे। जांतव रेशे क्योंकि जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन कैसे प्राप्त होता है? तो जो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से बही रहती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि जो ऊन होता है ना, ये क्या करता है, सर्दियों में इनकी रक्षा करता है सर्दी से। ठीक है, क्योंकि इनके बीच वायु रहती है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो ऊष्मा वाले चैप्टर में पढ़ाया, इसको आपको पढ़ाया था। तो क्या होता है ना कि इनको सर्दियों में राहत मिलती है, लेकिन ये जो गर्मी होती है, गर्मी में इनको बहुत गर्मी लगती है। इसलिए गर्मियों के सीजन में ही इनके जो बाल होते हैं शरीर के ऊपर से, जैसे आप भेड़ देख रहे हो ना, इसको निकाला जाता है और उनसे रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुमयी तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन, कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। कौन से बाल होते हैं? जो कि त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी जो बाल होते हैं वो कर्तित ऊन बनाने में काम आते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल होते हैं। ठीक है, उन इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। मतलब कुछ ऐसी किस्में होती हैं भेड़ों की जो अच्छे बाल देती हैं, जो तंतुरूपी बाल देती हैं, उनको उगाया जाता है। इसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, यानी कि जैसे अच्छी नस्ल की जो होती हैं, जो अच्छे ऊन देती हैं, उनका चयन किया जाता है और उनके जो बच्चे होते हैं उस तरीके से बढ़ाए जाते हैं जिससे ऊन अच्छा प्राप्त हो सके। ठीक है, ऊँट ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से? देखिए, भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। बाजार में समान रूप से उपलब्ध भेड़ की ऊन ही होते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो याक की ऊन कहाँ पे होती है? तो आपका याक की जो ऊन होती है वो आपका तिब्बत और लद्दाख में फेमस है। और देखिए कुछ यहाँ से क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाती है। ठीक है, और अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा याद रखना, अंगोरा जो है नस्ल बकरी से प्राप्त होता है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। फिर कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। जो कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना सालें कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्मीना शॉल कहते हैं। तो पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है? जो आपकी ये होती है, देखिए, जम्मू कश्मीर बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, इन्हें बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं, जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। ठीक है, बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल। ठीक, ये अंगोरा बकरी है, ये देखिए, इससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। ऊँट के शरीर के ऊपर बाल भी ऊन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊँट है। ठीक है, ऊँट के शरीर के ऊपर बाल है यहाँ पे ना, ये जो बाल है ना, इसका प्रयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होते हैं। नोट कर लेना, लामा और एल्पेका। चलिए, उसके बाद देखते हैं रेशम से किस तरीके से ऊन बनता है। रेशम भी क्या है? एक जंतु जांतव रेशा होता है। देखिए, ऊन प्राप्त के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संशोधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए इस प्रक्रम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, भेड़ पालन और प्रजनन। ठीक है, रेशों से किस प्रकार ऊन प्राप्त होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आपको गड़ेरियों की भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं और घास और पत्तियां पसंद करते हैं। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली तथा खनिज भी खिलाते हैं। ठीक है, ये तो भेड़ पालन के बारे में हो गया। उसके बाद देखते हैं भेड़ों की कुछ नस्लों
के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है, जिससे पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया। वर्णात्मक प्रजनन का यही मतलब होता है जैसे जो अच्छी नस्लें होती हैं उनको जो है उत्पादित करना, ठीक है, उनके संतान को उत्पादित करना। रेशों को ऊन में संशोधित किस प्रकार से करता है, ये इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे रेशों को ऊन में संशोधित किस प्रकार करते हैं। देखिए, स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। जो ऊन प्राप्त होता है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। देखिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसको ध्यान से देखिएगा। भेड़ की बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए इस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। नाई द्वारा बाल काटने के लिए जिस तरीके से ट्रिमर का प्रयोग किया जाता है वही उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, इसको भी नोट कर लेना। नस्ल का नाम क्या है, लोही। अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है, राजस्थान पंजाब में होती है। रामपुर बुसायर, पूरी ऊन, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश। नाली यानी कि नली, गलीचे की ऊन, गलीचे की ऊन होती है राजस्थान हरियाणा पंजाब। बाखरवाल ऊनी शालों के लिए है, जम्मू कश्मीर। मारवाड़ी मोटी रुख ऊन गुजरात, और पाटनवाड़ी हौजरी के लिए गुजरात। जब एनसीईआरटी में दिया तो आपको इसको नोट करना जरूरी है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ की नस्ल है, बखरवाल किसकी नस्ल है, इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। समानता बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ों की ऊन के सुरक्षात्मक आवरण न होने पर भी जीवित रह सके, ठीक। गर्मी के मौसम में काटते हैं जिससे इनको राहत भी मिलती है। फिर इस तरीके से मशीनों द्वारा इसका अभिमार्जन किया जाता है, ठीक है। अभिमार्जन करने से क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखो, इन्हीं ऊनी रेशों को संशोधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन को उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। आपके बाल जिस तरीके से हम अपना बाल दाढ़ी कटवाते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता, उसी तरीके से भेड़ों को भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि मृत कोशिकाओं से बनी होती है। दूसरा चरण क्या है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी जो जिससे जिससे उनकी रेशों रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम, देखो यहाँ पे प्रक्रम भी दिखाया गया है कि क्या प्रक्रम है। पहले उनकी कटाई होती है, फिर इसका अभिमार्जन होता है, ठीक है। अभिमार्जन, ये यहाँ पे अभिमार्जन किया जा रहा है। फिर छटाई होती है, और बर की छटाई होती है, फिर रंगाई होती है, फिर रीलिंग होती है, ठीक है। एक चीज देखिए, जिससे उनकी, देखो यहाँ पे जो पॉइंट था, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल तथा और गर्द निकल जाती है। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों की सहायता से किया जाता है। उसके ऊपर भी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कि ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वाले कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी ये एंथ्रेक्स नामक जीवाणु, किससे जीवाणु होता है, कौन सा, एंथ्रेक्स, इससे संक्रमित हो जाते हैं। यह घातक रोग का कारण होता है, जिससे सोटर्स रोग हो जाते हैं। इसी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम का झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो याद रखना, जो लोग ऊन वगैरह का व्यापार करते हैं, व्यापारी होते हैं, उनमें एक रोग होता है जिसका नाम है आपका एंथ्रेक्स। क्या नाम है, एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, और ये सोटर्स रोग भी कहलाता है। किसके कारण होता है, जीवाणु, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण हो जाता है, घातक रोग है, ठीक है। अब देखिए, अभिमार्जन मशीनों द्वारा होता है। दो चरण हो गए, पहला कटाई, दूसरा अभिमार्जन। तीसरा चरण यहाँ पे है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों की छटा या पृथक किया जाता है। चौथा चरण क्या है, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं, ठीक है। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर रखे जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागे के रूप में बनाए जाते हैं। अब पांचवा चरण क्या है, देखिए, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ तथा बकरी की समान ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। अब जैसे अलग अलग कलर बनाने हैं तो उसकी पेंटिंग भी की जाती है, कि उसमें कलर डाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद छठे में देखिए, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम चरण रीलिंग है। जैसे रील जानते हो ना, जिसमें रील होती है, जिसमें धागा लपेटा होता है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उससे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में, और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया। रेशम देखते हैं, रेशम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। रेशम, सिल्क, देखिए, रेशम सिल्क के रेशे भी जानतो रेशे होते हैं, ठीक है। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। यहाँ से पॉइंट नोट करना, सेरीकल्चर, रेशम कीट को पालना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। देखिए, मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिसे लार्वा कहते हैं, ठीक है। जो अंडे देती है उसको क्या बोलते हैं, उसको लार्वा बोलते हैं, ठीक है।
देखिए, मादा मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। देखो इनके कई नाम हैं, नोट कर लेना, अभी क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाएगा। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिसे लार्वा कहते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट, तीनों एक ही नाम है, कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में के लिए अवस्था करने के लिए अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे प्यूपा या कोशित कहते हैं। याद रखना, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले अंडा होता है, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वे से क्या कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट होते हैं, और इन्हीं ये जब अगले स्टेज में आते हैं तो इन्हें प्यूपा या कोशित कहते हैं। ठीक है, प्यूपा या कोशित कहते हैं। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, सबसे पहले रेशम की कीट अंडे देते हैं, फिर इनसे लार्वा बनता है, फिर इन्हें कैटरपिलर या इल्ली या रेशम की कीट कहते हैं, और फिर ये अगले स्टेज में जाते हैं तो इनको प्यूपा या कोशित कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने तक कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतया महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। रेशम उत्पादन में भी चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक है। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का मतलब है कि जो हमारा रेशम होता है, कोकूनों से रेशम निकाला जाता है। कोकून याद रखना, कोकून से निकाले जाते हैं। ठीक है, कोकून क्या होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होता है, इस उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाओं कार्य करती हैं, यही पे यहाँ पे बताया गया है। अब देखो प्यूपा तक समझ गए ना, पहले अंडा, लार्वा, कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट, इससे प्यूपा बनता है या कोशित। ठीक है, अब प्यूपा के बाद बढ़ते हैं। जो इसके इर्द गिर्द एक जाल, प्यूपा जो होता है इसके इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, या जाल अपने स्थान में बने रहने की सहायता करता है। फिर भी यह अंग्रेजी संख्या के 8 के समान होता है, यानी कि कैसे बुनते हैं कि 8 इस तरीके से, ये इस तरीके, ऐसे ये बुनते हैं अपने चारों तरफ जाल। ठीक है, जो सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। सिर की एक की गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं। यहाँ पे नोट कर लेना कौन सा पदार्थ है, प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बना देता है। ठीक है, सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। ठीक है, यह आवरण यह आवरण कोकून कहलाता है। तो जो प्यूपा होता है, प्यूपा प्यूपा का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। कीट का इसके जैसे ये ऐसे संरचना बनाता है ना, ऐसे खूब धागे की संरचना बना लेता है, तो इसी को आपको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार की तरह मजबूत होता है। रेशम जो होता है ना, स्टील के तार की तरह का मजबूत होता है। देखो यहाँ पे ये है नर, ये है मादा। ठीक है, ये अंडे देते हैं, सहतूत की पत्ती पर अंडे देते हैं ना, अभी सहतूत के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद रेशम का कीट बनता है। कीट क्या करता है, देखो कोकून बनाता है, अपने चारों तरफ ऐसे संरचना बना लेता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद कोकून जो है, कोकून में विकसित अंदर जो इसका विकास होता है ये कोकून के अंदर होता है, ये बाहर का कोकून है, और इसी बाहर के कोकून से ही प्राप्त होता है क्या, रेशम। ठीक, अब देखिए रेशम का धागा कीट के कोकून से प्राप्त होता है। ये लाइन कई बार आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुचिता, चिकनाहट, चमक आदि भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग प्रकार के रेशम होते हैं, जैसे टस्सर रेशम, मोगम रेशा, मूंगा रेशम और कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे और कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम जो है हमारा कीट है, कीट जो है सहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त किया जाने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। तो सबसे जो सामान्य हमारा रेशम का कीट है वो क्या है, सहतूत के जो वृक्ष पर रहता है, सहतूत रेशम कीट है। ठीक है, रेशम कीट पालन तथा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर अधिक रेशम उत्पादित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये है शाहतूत का पेड़, आप देख सकते हो शाहतूत का वृक्ष है ये। ठीक है, और यहाँ पे मादा रेशम कीट है तथा उसके अंडे हैं। फिर यहाँ पे शाहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा, जो अंडे से लार्वा बनते हैं, कैटरपिलर। ठीक है, उसको खाते हैं। और फिर ये देखो शाहतूत की पत्ती है ना, ये देखो ये कोकून बनाते हैं। कोकून एक संरचना होती है, जैसे वो जब जो ये जानवर है ना, जो ये कीट है, ये जब पत्तियों को खाता है तो फिर इस तरीके से अपने चारों तरफ एक संरचना ऐसे से बना लेता है, एट की तरफ। ठीक है, ऐसे इस तरीके से, और जब बना लेता है तो वो कोकून की तरीके ऐसे कोकून बनाता है, और इसी कोकून से ही रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरीके से कोकून का निर्माण करते हैं और यहाँ से फिर हमें रेशम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी? तो रेशम की खोज जो हुई थी चीन में हुई थी, ठीक है। और जो चीन के व्यापारी थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेशम को जिस मार्ग से ले गए थे उसे हम सिल्क रूट कहते हैं, ठीक है, ये बताना है। देखो देखो कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। रुको एक मिनट में आपको देखो कोकून से रेशम तक किस प्रकार होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है। कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टी तथा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वस्थकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म किया जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकलते हैं। यह तब तक किया जाता है जब तक कि शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते हैं, ठीक है। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और अमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। शहतूतों की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिन के बाद 25 से 3 दिन के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं और कैटरपिलर अथवा रेशम कीट के कोकून बनाते हैं, ठीक है, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। तो जो कोकून होता है उसी के भीतर प्यूपा रहता है, ठीक है। चलो ये देखो ये जो कोकून है ना इसमें रहता है आपका प्यूपा। रेशम का संसाधन देखो रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रकार रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम की फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम की इन्हीं धागों से वस्त्र बनाने का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि रेशम के कीट कैटरपिलर लार्वा है, तो इनमें कौन सा सही है? तो जो रेशम के कीट होते हैं वो कैटरपिलर कहलाते हैं ना, ठीक है। अंडों से लार्वा निकलता है और लार्वे से फिर कैटरपिलर या इल्ली या इसे रेशम का कीट भी होते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो घने कुत्ते से रेशम हमें ऊन नहीं प्राप्त होता, बाकी याक, ऊंट और बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि अपमार्जन क्या होता है? तो अपमार्जन और शहतूत की पत्तियाँ क्या होती हैं? रेशम के कीट का भोजन होती हैं। याक, ठीक है। कोकून क्या होता है? देखो याक क्या होता है? रेशम ऊँट ऊन देने वाला जंतु होता है, ठीक है। कोकून क्या होता है? कोकून को हम क्या कह सकते हैं? कोकून जो है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, ठीक है, पहला हो जाएगा। और अपमार्जन क्या होता है? तो काटी गई ऊन की सफाई जो होती है उसे अपमार्जन कहते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।